नहीं हुआ वॉर से, फिर भी वो कंट्री इफेक्ट होगी 21st सेंचुरी में। और फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए देयर हैज़ बीन अ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, similarly increased wheat export from India. Indian origin citizens in Russian armies तो 21st सेंचुरी वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज़ का इशू नहीं होता, ये एक ग्लोबल इशू बन जाता है। इसलिए वॉर जो बोला जाता है, इसलिए वॉर को बोला जाता है फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। ये ग्लोबल इशू बन जाता है, इसलिए वॉर को बोला जाता है फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। At the same time, presence of mankind has become omnipresent. Public international law required because mankind has become omnipresent. There is a race between countries to reach space development, marine development, infrastructure development. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ mankind नहीं पहुँचा है। तो ऐसे और इतने एक्सटेंडेड एरियाज जहाँ किसी एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, उन कॉमन ग्राउंड्स के लिए वहाँ PIL acts as a guardian of basic human rights. For example,
Fishermen exchange is a routine exercise between India and Sri Lanka. ये डिप्लोमेटिक ट्रीटी भी है दोनों कंट्रीज़ की, और प्लस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, स्पेसिफिकली एक मैरीटाइम लॉ है जो हम डिटेल में करने वाले हैं. द फ्रेज इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड 21st सेंचुरी में एक कंट्री की अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस ग्लोबल होते हैं. अब ऐसे नहीं बोल सकते कि ये, अब कोई भी कंट्री ऐसे नहीं बोल सकती कि ये हमारा इंटरनल मैटर है. रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन रैंकिंग्स आते हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, प्रेस फ्रीडम्स एक्सेट्रा. इन रैंकिंग्स से डिटरमाइन होता है कि एक कंट्री अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेचर पर कितना अमल कर रही है. कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसके रेपरकॉशंस ग्लोबली रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ऑयल प्राइसेस 150 डॉलर हो चुके हैं. 150 बैरल, एक बैरल का $150 हो सक $150 एक बैरल का हो सकता है, जो वर्ल्ड हंगर ट्रिगर कर सकता है. ग्लोबली इन्फ्लेशन 6.7% राइज हो सकती है. और गुड इवनिंग एवरीबडी, आई होप आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दिखाइए. थैंक यू. सो आज हमारी क्लास है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की. सो बेसिकली आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है. मुझे मटेरियल भी अभी थोड़े टाइम पहले ही मिला था, लाइक अ डे और 2 बैक. सो बेसिक्स आज हम देखेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट डज़ इट मीन, और कहाँ का अप्लाई होता है, ये सबसे कौन कौन अफेक्ट होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आज के ज़माने में इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन द 21st सेंचुरी. स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकली इसका क्या रोल है. सो आज हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, या ये सब्जेक्ट 3 और LLB में या हमें आगे जाके कैसे काम आएगा. सो
today is just an introductory session. Before that, um, my name is Arya. I have completed my LLB from KC Law College, and previously I have completed my journalism from St. Xavier's College, Mumbai. सो आप सब लोग के नाम तो मुझे दिख रहे हैं एंड धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से और फेमिलियर होते जाएंगे. सो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी. और किसी को भी कोई भी डाउट या कुछ भी ऐड करना होगा, प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट. आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड आप अनम्यूट करके फिर बोल सकते हैं. जितना इंटरैक्टिव सेशन होगा उतना ही अच्छा होगा सबके लिए. सब लोग कुछ कुछ सीखेंगे नया नया, इंक्लूडिंग मी. सो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग सब सेम कॉलेज से हो? और अगर सेम कॉलेज से हो तो कौन? नो मैम. सॉरी, नो मैम. ओके ओके, अच्छा, all right, got it. Okay, so we'll start with the session. Public international law. Coming to the first concept, what is public international law? ये होता क्या है? यहाँ पे अगर देखे जाएंगे तो ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है regulating the interaction between the subjects of international law that participate in international relations. अब इसका मतलब होता है subjects of international law का मतलब जो countries participate करती है. Sorry. सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल लॉ में. अब कंट्रीज कौन पार्टिसिपेट करेगी? जो सिग्नेटरीज होंगी. हम आगे बहुत एलैबोरेटली बहुत डिटेल में देखेंगे अबाउट वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सिग्नेटरी कंट्रीज होती हैं. तो उनका पार्टिसिपेशन, वो सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इन इंटरनेशनल लॉ. क्योंकि हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, द सब्जेक्ट्स नेम इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. इसीलिए वी विल अंडरस्टैंड द कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. द बेसिक डिफरेंस, एक्सट्रीमली बेसिक डिफरेंस जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यही होता है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स कंट्रीज, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद इंडिविजुअल्स. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट नहीं हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. बट द बेसिक डिफरेंस इज दिस. और ये बहुत रूडिमेंट्री सा डिफरेंस है, हम इसमें और डेप्थ में जाएंगे, बट आज हम सिर्फ सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये सब्जेक्ट में होता क्या है. तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मतलब जो कंट्रीज हैं जिन्होंने विलिंगली पार्टिसिपेट किया है. नाउ आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड विलिंगली, क्योंकि विलिंगली मतलब बेस्ड ऑन कंसेंट. जिन कंट्रीज ने कंसेंट देके पार्टिसिपेट किया हो इन दिस प्रोसेस. कंसेंट्स का मतलब है इट सिग्निफाइज सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मतलब एक देश, एक कंट्री अपना खुद के ओपिनियन, अपने खुद के डिसीजंस ले सकती है. उन पे किसी और का ग्लोबली इंटरनेशनली कोई भी बाइंडिंग नहीं है. खुद के कंसेंट पे
they can participate. So this indicates sovereignty. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया अगर G20 में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, इट इज बेस्ड ऑन कि इंडिया अपनी मर्जी से एज अ कंट्री G20 में पार्टिसिपेट करेगा. इंडिया पे कोई दबाव नहीं है कि उनको G20 में पार्टिसिपेट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस का दबाव है इंडिया पे कि तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या यूके का दबाव है, या रशिया का दबाव है. ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया एक्टिंग ऑन इट्स सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मतलब एज अ कंट्री वी टेक दिस डिसीजन कि हमें G20 में पार्टिसिपेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक्सट्रीमली बेसिक स्ट्रक्चर कि इंटरैक्शन होता है बिटवीन द सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मतलब कंट्रीज ग्लोबली, और ये कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इन इंटरनेशनल रिलेशंस. और ये जो पार्टिसिपेशन है इट वर्क्स ऑन कंसेंट ऑफ द कंट्री. एक एग्जाम्पल सॉवरेनिटी से या बेस्ड ऑन कंसेंट से आप ये भी समझ सकते हो, जैसे जब हम एक कॉलोनी थे बिफोर इंडिपेंडेंस, व्हेन वी वर अंडर द यूके, अंडर द ब्रिटिश, तभी वर्ल्ड वॉर 2 में वी हैड टू पार्टिसिपेट. वी हैड टू पार्टिसिपेट बिकॉज सो वर्ल्ड वॉर 2 में वी हैड टू पार्टिसिपेट बिकॉज हमें जो रूल कर रहे थे उनकी मर्जी थी कि हम पार्टिसिपेट करेंगे. इट वॉज नॉट आउट ऑफ कंसेंट, इट वॉज आउट ऑफ द डिमांड फॉर फ्रीडम. क्योंकि ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि इसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी, या उस तरफ एटलीस्ट कंसिडर होना चालू करेगा, इसीलिए वी हैड पार्टिसिपेटेड. सो इट वाज नॉट बेस्ड आउट ऑफ कंसेंट. तब हम बोल सकते हैं कि इंडिया में सॉवरेनिटी जैसा कुछ नहीं था. सॉवरेनिटी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था बिकॉज वी वर अ कॉलोनी, हम किसी के अंडर थे. सो नाउ व्हेन वी पार्टिसिपेट in public international law, in international relations, when we're engaging with other nations multilaterally, globally, geopolitically, तब हम बोल सकते हैं कि it is based out of consent. We consent to do it. हमारे पे और किसी का भी दबाव नहीं है और किसी का भी प्रेशर नहीं है. We do it out of consent. हम अपनी मर्जी से वो करते हैं. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वर्क कैसे करता है आज के ज़माने में. किसी को कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी, एनीथिंग? आई डोंट थिंक यहाँ पे क्वेश्चन होंगे अभी. ओके, सो मूविंग ऑन. Now, the most basic question कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की नीड क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हमें पीआईएल इम्प्लीमेंट करना पड़ा, या इतने सारे फोरम्स बने आजकल, इस सब की ज़रूरत क्या है. वाई इज़ देयर अ नीड फॉर अ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब हर कंट्री का एक डोमेस्टिक लेजिस्लेचर ऑलरेडी है. इंडिया में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक इंटरनेशनली एक फ्रेमवर्क की क्या ज़रूरत है. कोई भी अटेम्प्ट करना चाहेगा आंसर करने के लिए? एनीबडी? कुछ भी चलेगा, बेसिक से बेसिक. ज़रूरी नहीं है पीपीटी में जो लिखा है या जो भी ऐसे कुछ एकदम करेक्ट कुछ बोलना है. एनीबडी कि ऐसी क्या basically to regulate the international trade relations between the various countries, to regulate the exchange of goods and services, to have bilateral relations and all between country to country. Perfect. Okay, correct. Anybody else? Then conduct of rules, it defines conduct of rules, how, एक minute, how states
interact with each other, and also prevents like terrorism activities. They can come together and fight for a particular issue, climate change and everything, and other things. Correct, So correct, correct, there was a need of international. correct. Very well done. और कोई? Anybody else? It's a Like corona, ma'am. Lily, you can go first. कोरोना हाँ मैम, कोरोना में जैसे पूरे वर्ल्ड में हुआ था. हाँ. Okay. शारदा? It's a convention. A treaty. शारदा, it is a convention. फिर आपने क्या बोला? Just like a treaty. Okay, okay, okay. Anybody else? To maintain peace and order between countries. Correct. और किसी को बोलना है? Okay. So, all of the answers were correct. All of these, जो भी अभी तक आंसर्स मिले, all of these form the basic characteristics of public international law. कि हमें पीस मेंटेन करना है कंट्रीज के बीच में. देन कोविड में हमने देखा कि to solve international problems through international cooperation. Correct. Yes. So, जो भी अब तक हमें स्टेटमेंट्स मिले, आंसर्स मिले, कोविड में somebody pointed out, शारदा pointed out कि कोविड में कैसे there was global cooperation, then to bring countries basically closer to each other. So, public international law का जिस्ट ये भी है कि at the end जो हम phrase यूज करते हैं कि to maintain friendly relationships, yes. Public international law is the key to diplomacy. Diplomacy जितनी भी होती है, public international law is the key to it. If public international law is violated या थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है in public international law, then it can even lead to a war. Public international law का ये significance है. So, diplomacy is the backbone of public international law. जो हम डिप्लोमेसी देखते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस, कोऑपरेशंस, मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस, जितने भी समिट्स होते हैं, ट्रेड ट्रीटीज़ होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, एनवायरनमेंट पे ट्रीटीज़ होते हैं, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस होते हैं, और डेवलपमेंटल बायलैटरल रिलेशनशिप्स होती हैं. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन. Now, coming back to this global framework, it prevents anarchy. Basically, इसका मतलब है इंडिया में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ने सेम 1 में पढ़ा होगा. कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कंट्री, वी कैन से. जितने भी कंट्री में रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, टू प्रिवेंट एनार्की इन इंडियन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर रहे, हमेशा रूल ऑफ लॉ रहे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रूल ऑफ लॉ रहे. रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं होता. एवरीबडी इज गवर्नड अंडर द सेम लॉज एंड बिफोर द लॉ एवरीबडी इज इक्वल. चाहे सोसाइटी के लोएस्ट से लोएस्ट स्ट्रैटा का आदमी हो या हाईएस्ट से हाईएस्ट स्ट्रैटा का, लॉ इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी. रूल ऑफ लॉ, एटलीस्ट थियोरेटिकली. तो प्रिवेंट्स एनार्की इन द कंट्री, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वो एक नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. नेशनल फ्रेमवर्क इन द कंट्री कि कैसे लॉज चलेंगे. तो सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में एक नेशनल फ्रेमवर्क होता है. वैसे ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ग्लोबली.
ग्लोबली मतलब जियोपॉलिटिकली कैसे चीजें चलेंगी. इट इज अ जियोपॉलिटिकल रूल ऑफ लॉ. जियोपॉलिटिकल रूल ऑफ लॉ मतलब ग्लोबली हम क्या क्या फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, कौन सी कोडिफाइड चीजें फॉलो करेंगे, कौन से ट्रीटीज, कन्वेंशंस, कौन सी कोडिफाइड चीजें हम फॉलो करने वाले हैं. सो इट मेक्स द वर्ल्ड अ स्मॉलर प्लेस. देन इट इज नॉट लिमिटेड टू specific nations, specific geopolitically established boundaries like India, Russia, US, Gaza. ऐसे नहीं होता. Then everybody comes together. When globally, geopolitically, it establishes a rule of law. Everybody is governed under the same laws. इसमें भी कोई ऊपर कोई नीचे तो रहता ही है. बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकली किस कंट्री का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो तो होता ही है. पर एटलीस्ट देयर हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड एक जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क कि हम इस फ्रेमवर्क के हिसाब से चलेंगे. और एनीथिंग आउट ऑफ दिस फ्रेमवर्क, अगर कोई भी कंट्री ये फ्रेमवर्क के बाहर जा रही है, स्टेप आउट कर रही है, तो दैट कुड लीड टू एनार्की. जियोपॉलिटिकल रूल ऑफ लॉ ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी कंट्री अगर उस लॉ के दायरे के बाहर जा रही है तो इट कुड लीड टू ग्लोबल एनार्की. ग्लोबल एनार्की, ग्लोबल एनार्की क्योंकि सारे नेशंस इस चीज का एक हिस्सा है. अगर एनार्की हुई, द स्पिल और इफेक्ट कुड बी ऑन ऑल द कंट्रीज, ऑल द नेशंस. यस, किसी ने हैंड रेस किया. सॉरी, मुझे यहाँ नाम नहीं दिख रहा. somebody raised their hand. किसी को कुछ बोलना है? Sorry, no worries. Okay, so global framework we are talking about. So geopolitical rule of law हमें ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि anything beyond this particular framework, beyond the established rule of law, अगर कुछ भी होता है, it can lead to anarchy and a global anarchy. Now किसी को कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी बोलना है इस चीज पर, तो आप बोल सकते हो. Okay, so moving on. Next thing, public international law का one of the most important features is increased globalization, जिससे increased interdependence हो गई है among countries. इसका मतलब ये है because the world has come so closer, countries एक दूसरे पे constantly interdependent है. Whatever is happening in one part of the world, उसके repercussions, उसके effects geopolitically reflect होते हैं. If even one of the countries is not following the international law, then उसके repercussions is reflected throughout the globe. इसका सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. अब तो टाइम हो गया, 2021 से स्टार्ट हुआ था, फेब 2021. अब तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है. बट वी हैव सीन इकोनॉमिकली उसके कितने रेपरकशंस पड़े हैं. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से मेरे अब यहाँ पे इंडिया में, मुंबई में, जो मेरे घर पे अगर कोई आ रहा होगा, मेरे घर पे जो हेल्पर हो रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा कि शायद ऐसे कुछ हो रहा है, या उनको पता भी नहीं होगा रशिया कहाँ पे है या यूक्रेन कहाँ पे है. उनका कोई लेना देना भी नहीं होगा, पर इकोनॉमिकली उन पे भी असर पड़ेगा.
द ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस हैज बीन सच कि जो लोग इस चीज को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे उन पे भी असर पड़ेगा. दिस इज व्हाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इकोनॉमिक रेपरकशंस इस पे ग्लोबली दिखते हैं. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वीट के प्राइसेस इकोनॉमिकली इंक्रीज हो गए. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं. और जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब इसके असर स्टॉक मार्केट पे भी दिखे थे. और इंडिया में ये सारी इन सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं. जो हमारा डे टू डे लाइफ है वो अफेक्ट हुआ है because of a conflict happening between Russia and Ukraine. So this shows the interdependence between the countries. रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया पर उसके रेपरकशंस इंडिया तक दिखते हैं. एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी कहीं इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली जहां one country is extremely dominant over the other country, तो it is a failure of diplomacy. उसको हम देख सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी का फेलियर है in the 21st century. In the 21st century I'm emphasizing because this is the era of development. 21st century में like our Prime Minister, Honorable Prime Minister, he had made a statement, in the 21st century, war is not the answer. Because war indicates the failure of diplomacy. जब भी war होती है, it indicates the failure of a civilization. war का मतलब ये होता है diplomacy fail हो गई. Diplomacy मतलब जो बातचीत करके एक alternative route निकल सकता था, वो fail हो गया. एंड वो फेल हो गया तो इसका रेपरकशन ये है कि बहुत सारी ह्यूमन लाइव्स लॉस हुई हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लाखों लोग मरे होंगे, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए होंगे, लाखों लोगों का लाइवलीहुड गया होगा. सो इट इज़ अ फेलियर ऑफ अ सिविलाइजेशन कि 21st सेंचुरी में आगे जाके अगर हिस्ट्री में कोई पीछे देख के ये बात पड़ेगा तो वो कहेगा 21st सेंचुरी में इतनी चीज़ें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इन सब की बातें हो रही थी, पर एट द सेम टाइम लोग ऐसे भी मर रहे थे 21st सेंचुरी में. हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते थे कि पोलियो से लोग मरते थे, डेंगू से मरते थे, तो नाउ इट्स सरप्राइजिंग कि कोई फीवर से कैसे मर सकता है, नॉर्मल फ्लू से कैसे कोई मर गया. बिकॉज अब हम उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे आ गए कि नाउ व्हेन वी लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्शन वी आर ऑलवेज टेकन अ बैक कि एक फीवर से कैसे कोई मर सकता है, क्योंकि अब उतनी टेक्नोलॉजी आ गई. बट नाउ इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम 21st सेंचुरी में लोग ऐसे भी मर रहे हैं कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया या एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सो पीपल आर डाइंग इवन लाइक दैट इन द 21st सेंचुरी. एंड द बेसिक रीजन और द अंडरलाइंग रीजन ऑफ दिस इज public international law का violation, the violation of public international law. So ये एक बहुत significant चीज़ है जो हमें दिखाता है कि public international law का क्या significance है globally and how it has a repercussion, it has a spillover effect in countries around the globe. और जब ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसा कोई conflict होता है, तब बायलैटरल रिलेशनशिप्स भी उन पर भी बहुत असर पड़ता है. एट द एंड जो भी लॉज हैं वो ये कंट्रीज ही फॉलो कर रही हैं, और बहुत कंट्रीज है अब तो हमें दिख रहा है जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलते हैं. बट एट द सेम टाइम बायलैटरल रिलेशंस इनसे ही अफेक्ट होते हैं. इंडिया का बैलेंस विद रशिया, इंडिया का बैलेंस विद यूक्रेन, इंडिया का बैलेंस एट द सेम टाइम विद द यूएस. So war basically indicates
द फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। यहाँ पे किसी को कुछ ऐड करना है रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट? आप लोग कुछ पढ़ रहे हो? एनीथिंग? ओके, मूविंग ऑन. Now, one of the most important aspects is the second point mentioned here, the omnipresent presence of mankind. इसका मतलब है कि अब तक हम जैसे बोलते थे कि only God is omnipresent or any divine power, whatever, that is omnipresent. Omnipresent का मतलब है कि it is present everywhere at the same time. हर जगह ओमनी प्रेजेंट का मतलब है हर जगह सेम टाइम पे प्रेजेंट रहना. ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल. हम हर जगह सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं रह सकते, वरना हम 10-20 चीज़ एक साथ कर सकते. पर हम हर जगह एक टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकते. ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट नाउ इन द 21st century, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, due to extreme globalization, due to infrastructure development, due to a constant race globally, और ये रेस है रेस टुवर्ड्स स्पेस. मरीन में रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रेस है, वेपन डेवलपमेंट में रेस है, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस की रेस है. एवरीवेयर इन every sphere there is a race present. स्पेस तक अब नहीं बचा है. हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से आगे जाना चाह रही है. अभी रिसेंटली लास्ट वीक ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज़पेपर में था, चाइना ने मून का जो फेस हमें यहाँ से नहीं दिखता, मून का जो शैडो एरिया है जो कभी आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, चाइना ने अपना वहाँ पे भेजा था सैटेलाइट और वो अब वापस रिटर्न आया. सो इवन स्पेस हैज़ नॉट बीन लेफ्ट. Everywhere there has been an omnipresent presence of mankind in every sphere. तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, क्योंकि आज के ज़माने में when we say एक कंट्री स्ट्रॉन्ग है, it means in many aspects वो strong है. The major one is economically strong होना और इन बाकी स्फीयर्स में भी स्ट्रॉन्ग होना. हर जगह हर एक कंट्री आज प्रेजेंट है. इट इज़ अ रेस ग्लोबली. तो मैनकाइंड ग्लोबली प्रेजेंट है. और 21st सेंचुरी में क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी रेस है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस लेवल का है, तो आज अगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अगर वो वॉर में बदल जाते हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा हाउ ईच कंट्री इज कनेक्टेड टू द अदर, बायलैटरल रिलेशंस इससे ही अफेक्ट होता है. यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में अगर कंट्रीज खींचे चली आती है और यूएस तो हमेशा अपने आप ही प्रेजेंट हो जाता है, किसी का भी मैटर हो, यूएस तो अपने आप आ जाता है. तो अगर ऐसा हुआ, अगर इस टाइम 21st सेंचुरी में वॉर की सिचुएशन अगर आई, तो ये जो वॉर होगा इट विल नॉट गो ऑन फॉर डेज. जैसे पहले ज़माने में हमने हिस्ट्री में पढ़ा होता था कि एक महीने की युद्ध चली, 3 महीने के युद्ध चले, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये सब अब तो नहीं होगा. अब जो भी वॉर होगा इट विल बी ओवर इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स. क्योंकि अब का वॉर होगा वो होगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स का वॉर. So it will be over within seconds. And at the same time, there will be no loser or no winner after the end of such a war. So the basics of a war happening,
would be the failure of diplomacy, which would be the failure of public international law. Because the law was not abided, क्योंकि law का पालन नहीं किया गया, that led to failure of diplomacy, that led to the failure of bilateral relations, failure of dialogue, जिससे eventually war हुआ. एंड वॉर में हमेशा साइड्स होंगे, एंड चाहे कोई कंट्री पार्टिसिपेट करे ना करे, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी करे या ना करे, एट द एंड अफेक्ट सब पे इक्वली होगा. एंड देयर माइट नॉट बी अ ट्रेस ऑफ मैनकाइंड लाइफ. ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट भी करती थी, ऐसा कोई ट्रेस भी ना बचे अगर कोई भी वॉर 21st सेंचुरी में अगर ऐसा होता है तो. एंड दैट वुड ओनली हैपन इफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अबाइडेड बाय. अगर कंट्रीज ने इस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को नहीं देखा, इस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को अबाइड नहीं किया, जैसे UNFCCC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारे फ्रेमवर्क्स जो भी बोलते हैं, इन्हें अबाइड नहीं करा, तो इट कुड एक्चुअली लीड टू एनार्की. और ऐसी एनार्की विच इजंट लिमिटेड टू individual boundaries, individual national boundaries. It would have a spillover effect globally because it is a small world. It actually is a small world when we look at the world geopolitically through the lens of public international law. इसका एक एग्जाम्पल जैसे रशिया यूक्रेन का हमने देखा, वैसे म्यांमार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अभी से नहीं चल रहे, उससे भी टाइम हो गया, 2 साल तो हो चुके हैं. म्यांमार में जो आर्मी है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट गिरा दी और वहाँ पे जो आर्मी का रूल हो गया है, उनका सिविलियंस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एट द सेम टाइम अब ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है म्यांमार का, बट नाउ द स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में आता है इन द फॉर्म ऑफ रेफ्यूजीज. नॉर्थ ईस्ट में जितने भी रेफ्यूजीज आते हैं, स्पेसिफिकली मणिपुर, मेघालय, वहाँ पे म्यांमार से जितने भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, त्रिपुरा, वो सब एक सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है म्यांमार में, उस वजह से आ रहे हैं. एट द सेम टाइम उइगुर मुस्लिम्स, ये इनकी भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है. एलिजिटली मास प्रोसिक्यूशन होता है उइगुर मुस्लिम्स का इन चाइना. They are also a vulnerable population currently geopolitically. So even civilian ethnic conflicts जो हो रहे हैं within countries, it has an effect over other nations as well. जो म्यांमार का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी सिविलियन लॉ का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका पर रेपरकशन इंडिया में दिखता है, बिकॉज यहाँ से वहाँ से रेफ्यूजीज इंडिया एंटर करते हैं. एंड देन वी हैव दैट एंटायर प्रॉब्लम जो NRC रिलेटेड वो सब होता है. बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ से जो भी रेफ्यूजीज एंटर करते हो, फिर यहाँ से हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट सर्व टू एन अनलिमिटेड पॉपुलेशन. सो एवरीथिंग हैज़ अ रेपरकशन जियोपॉलिटिकली. यहाँ पे किसी को कुछ भी ऐड करना है? Anything? Ma'am, Israel-Palestine conflict can be also example of this, na? Yeah. And Taliban's control over Afghanistan. Absolutely. Israel Palestine तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका. नेहा जी, I am coming to it. बट येस, रशिया यूक्रेन जैसे हमने डिस्कस किया, नेहा जी राइटली पॉइंटेड आउट, इवन इजराइल पैलेस्टीन अभी का रीसेंट एग्जाम्पल है ये. एंड दिस शोज द फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. इट इज़ अ मेजर फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इट इज़ अ मेजर फेलियर ऑफ अ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन काइंड. Coming to
as rightly pointed out, the Israel-Palestine conflict, specifically जो गाजा में हो रहा है, specifically in Gaza, वैसे through reports and through on-ground journalism, 186,000 people in Gaza are already dead, and majority लोग जो मरे हैं, they are women and children, majority लोग and newborn babies. I'm sure यहाँ पे जितने बैठे हैं सबने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा. Many viral videos are there, many news articles are there, हर रोज कुछ ना कुछ आता है. So majority people of this population, 186,000, वो और ऑफिशियल नंबर जो कोट किया जाता है वो अराउंड 36,000 to 37,000 है. इतना नंबर कोट किया जाता है कि इतने लोग ही मरे हैं, पर अनऑफिशियली वैसे 186,000 is the count currently, and majority people who are dying are women and children, are the vulnerable population, जिनका शायद इस चीज से कोई लेना देना भी नहीं होगा, but still they are suffering, and suffering is a very small term. They have to pay the cost of the entire war with their lives, क्योंकि इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है in reality. The problem is with Hamas, but the civilians have to bear the cost of the conflict. तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से एक कंट्री का, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस से अकाउंटेबिलिटी मेजर होती है. एक कंट्री की अकाउंटेबिलिटी, जैसे हमारा नेशनल लेजिस्लेचर में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑफन यूज करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस. तो वैसे ये ज़रूरी होता है टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, कि अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी है फिर भी वो आंसरेबल रहे. सिमिलरली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इट एंश्योर्स कि अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस ग्लोबली रहे. कोई भी कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती ये एंश्योर करने के लिए. ऑल्दो एट द सेम टाइम कंटेम्परेली हम देख रहे हैं कि इससे बहुत अगेंस्ट जा रहा है, द टाइड इज गोइंग अगेंस्ट दिस, कि क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो फिलहाल तो जिनको जो करना है वो वही कर रहे हैं, बट दिस 186,000 एट द सेम टाइम, ये नंबर और भी बहुत बड़ा हो सकता था अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं होता. दिस सिग्निफाइज अ फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पर अगर ऐसा कोई फ्रेमवर्क ग्लोबली नहीं होता तो ये नंबर और भी बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि बहुत कंट्रीज बीच में आ रही हैं, क्योंकि बहुत कंट्रीज बोल रही हैं कि सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इजराइल पे दबाव डाल रहा है. इसीलिए शायद ये नंबर और नहीं बढ़ रहा, और ये नंबर भी बहुत है. पर ऐसा ना हो कि सीधा ही पूरे जितने लोग हैं उनको ही ख़त्म कर दें, न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ दें, ऐसा सब ना हो, एनार्की में ना चले जाए. इसीलिए स्टिल PIL प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बिकॉज वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज कि एटलीस्ट द अदर कंट्रीज हैव अ से. बाकी कंट्रीज बीच में तो बोल रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशंस इज टेकिंग अप दिस. नाउ इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, स्पेसिफिकली गाजा, यर इसमें ग्लोबल रेपरकशंस हमें देखने मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन एज इन
higher prices everywhere globally, even in India. Inflation globally 6.7% बढ़ चुका है. At the same time, इसके repercussions हमें देखने मिलते हैं in climate change, climate effect. ये ऐसे कि इजराइल का ओनली द फर्स्ट 60 days, अब तक का तो काउंट भी नहीं किया है, ओनली द फर्स्ट 60 days, ऑफिशियल रिपोर्ट है ये. इजराइल का कंटिन्यूस बॉम्बिंग ऑन गाजा, it generated 281,000 tons of carbon dioxide, 281,000 tons of CO2, और ये इक्विवेलेंट होता है कम से कम 150,000 tons of burning coal. This figure is equivalent to burning of 150,000 tons of coal. Now at the same time, ये figures यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं? When we say 150,000 tons of coal, of course climate change is secondary to loss of human lives. वो ये चीज़ मैटर भी नहीं करती in front of human lives. But at the same time, 150,000 tons of coal. This shows the failure of repeated UNFCCC seatings, United Nations framework on climate change. कंट्रीज यहाँ पे हर साल मिलते हैं, हर साल डिस्कस होता है कि ये करेंगे वो करेंगे, इतना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देने पड़ेंगे टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. क्योंकि ये भी कहा जाता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आया था, तो उन्होंने उस टाइम पे जितना भी कार्बन फुटप्रिंट किया था उसके रेपरकशंस हमें आज देखने मिलता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर climate effect is also one of the features. Climate effect is also one of the features जो हमें देखने मिलता है in geopolitical conflicts. So this was the Israel-Gaza conflict. Now more or less this was an overview of public international law कि आज के ज़माने में what is the status, क्या चल रहा है, and why do we need it, most importantly. यहाँ पे किसी को भी कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी कहना है, any questions, anything? आप लोग के कॉलेज में अब तक कहाँ तक कवर हुआ है या अभी स्टार्ट हुआ है? व्हाट इज द सीन? Ma'am, in our college, the studies on Neha, you can go first. Okay, ma'am. Ma'am, our college studies on nationality and citizenship chapter. We started college started on 1st of July, na, so Citizenship chapter. yeah, and nationality. Okay, citizenship. We have completed the definition part, nature, scope. Okay. कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुआ है. ओके, is it the codified law? Sharda, we'll see this in detail. Yes, Chitra? No, by mistake actually, sorry.
आप कुछ बोलने वाले भी थे ना विथ नेहा, आप बोल Yeah, सकते I हैं। was about to say the same कि हमारा कॉलेज ही नहीं स्टार्ट हुआ है, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज स्टार्ट, एडमिशन भी नहीं स्टार्ट हुआ है, कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, ऑलराइट। एनीबडी एल्स, और किसी के कॉलेज में चालू हुआ है ये? तो बेसिकली कॉलेज नहीं स्टार्ट हुए हैं, और जो चालू हुआ है एज नेहा पॉइंटेड सिटीजनशिप और नेशनैलिटी का डेफिनेशन कवर हुआ है। सो गुड, आप लोग अच्छे पेस पे आप लोग का कवर होगा फिर तो। वैसे कॉलेज में इतना डिटेल में कवर करते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं। हमारी मैम क्लास में आके लिटरली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम पढ़ती थी और बोलती थी कि ऐसे ऐसे है, और एक लाइन बता के गायब हो जाती थी, और उसके बाद खुद देखो क्या है क्या नहीं। कॉलेज में तो इतना नहीं पढ़ाएंगे, बट हाँ हो जाएगा। हम तो बहुत डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यस प्रणाली। Ma'am, it does not contain any sections or anything, no? Only theoretical base, like how it is. Overview can you give? Yeah. So basically, it is what we are going to study majorly. We are going to learn about treaties, main conventions, और sections per se जैसे हम पढ़ते हैं वैसे नहीं कवर होते, बट विद द जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ द सीज, तो उसमें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट होगा एंड दैट आई विल डू बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस चालू कर दिया है, और मेरे खुद के भी नोट्स हैं, सो उससे पता चलता है कि कितने डेप्थ में पूछ रही है मुंबई यूनिवर्सिटी, सो उसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे। सो सेक्शंस एज सच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जैसे हम बेसिकली CRPC CPC में करते हैं वैसे ऐसे सेक्शंस तो इतने डिटेल में नहीं आएंगे, बट यस कन्वेंशंस, ट्रीटीज, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाँ जितना मुझे याद आ रहा है अभी। सो दैट आई, और किसी को कुछ भी? यस सपन जी। हाँ सपन जी, आपने हैंड रेस किया। और एनीथिंग, किसी को और कोई डाउट है कुछ भी अबाउट द सब्जेक्ट, एनीथिंग? बेसिकली ये थियरी सब्जेक्ट ही है ना? बेसिकली ये थियरी है ना? थियरी है। थ्योरी, हाँ यस मोर और लेस थ्योरी है, मेजरली थ्योरी है। और इसमें आप इजी है क्या? लेकिन यहाँ चित्राची, इट इज़ ईजी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करके पढ़ोगे, या आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लॉ का बैकग्राउंड क्या है, तो बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी। थ्योरी है, एंड द ओनली पार्ट जो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने देखा था विथ माय क्लासमेट्स, कि बहुत लोग सिर्फ कन्वेंशंस का हेडिंग पढ़ के आ जाते हैं और फिर कंटेंट सब में सेम ही लिखते हैं, घिसा पिटा। सो एटलीस्ट उतना ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर कन्वेंशन का की क्या है, उस क्यों लाया गया था, क्यों था उसमें। सो हाँ, मोर और लेस मेजर थ्योरी पार्ट, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ईजी इफ आप उसको अंडरस्टैंड करते रहो कि एक कन्वेंशन क्यों है, उसके पीछे क्यों आया था, या हम कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट करते चलेंगे। सपन जी, यस। Ma'am, will you be sharing with us any study material or any notes, as you rightly pointed out regarding the PYQs which normally Mumbai University has? So for these important treaties and conventions like the law of seas and all,
So normally it becomes quite difficult to get a exact study material in terms of what books or say Jhabwala or Mukul to refer. So since you being an experienced man, will you be sharing with us like exactly apart from your lectures, what from the exam point of view we should be going through and learning? सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ कि जैसा हमारा मैं स्ट्रक्चर तो आपका लेक्चर्स का ऐसे ही होगा जो PYQ बेस्ड ही होगा, क्योंकि अगर हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एकदम ऐसे ही हवे में करते रहेंगे तो वो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, आप लोग के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर जो मैं फॉलो करूँगी वो स्ट्रिक्टली PYQ बेस्ड होगा। वील गो पॉइंट बाय पॉइंट और व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, एंड आई एम प्लानिंग कि जब हमारा लेक्चर्स ख़त्म हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 2 और 3 लेक्चर्स ऑल्सो, या हाँ उतना टाइम इज़ सफिशिएंट, उसमें वील डिस्कस ओनली PYQs कि क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं। वी कैन फॉलो दैट अप्रोच। तो आप लोग का पोर्शन उस हिसाब से हुआ होगा, सो वील कम टू नो कि वेर आर वी स्टैंडिंग। एंड मटीरियल के रिलेटेड आप लोग ने झाब वाला लिया है क्या? आई रेफर्ड झाब वाला while I was in college. Ma'am, but if, in fact, if you see this year's Jhabwala and if you compare the syllabus and the module, there is a lot of difference. At least 60% of the material of the syllabus is covered, but that 40% is still not there in Jhabwala or in Mukul. So either you have to go through the YouTubes or you have to refer it across. Okay. So what I'll do is कि जो भी cover नहीं होता that I'll provide. ठीक है। तो आई सी कि इसमें क्या कवर नहीं हो रहा झाब वाला में। मेरे टाइम पे भी झाब वाला में सब कुछ 100% तो कवर नहीं होता था। वी हैड टू मेक आवर ओन नोट्स या टीचर्स प्रोवाइड करते थे। सो अकॉर्डिंगली वील डू दैट, नो वरीज। आई विल प्रोवाइड यू विद द मटेरियल एज वेल, और ये जो स्लाइड्स हैं वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। और एडिशनली भी इफ़ यू ऑल आर फेसिंग एनी इशू रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आप क्लास में बोल सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल प्रोवाइड यू विथ नोट्स। ईदर आई विल मेक इट बाय माई सेल्फ प्रॉपर नोट्स, और या फिर मैं देखती हूँ अगर रेफरेंस बुक्स में से कहीं से भी मिलेगा। बट यूजुअली जाब वाला का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं वो, एक सिंपल सेंटेंस को एक्टिव पैसिव करते रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू इन जाब वाला। सो अगर आप लोग को ऐसे कोई भी नोट्स की दिक्कत आ रही हो, मटेरियल की दिक्कत आ रही हो, यू कैन ब्रिंग इट टू क्लास। आप यू कैन शेयर योर, एंड अकॉर्डिंगली आई प्रोवाइड इट नेक्स्ट क्लास में, या आई अपलोड इट, और आपके CR आपको बता देंगे। Ma'am, last point. Ma'am, you would be going module wise as per our syllabus, like module 1, module 2 accordingly, and or how you would be proceeding, ma'am? या अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 वैसे ही। Great, ma'am. Thank you, ma'am. मुझे सिलेबस भी आप लोग का कल ही मिला है, yesterday only. So I am still designing stuff and preparing material accordingly. और ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था समझने के लिए, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप ये लेक्चर के बाद भी जो भी ये स्लाइड्स में लिखा है, जो भी हमने आज डिस्कस किया है, एक बस एक्टिव रिकॉल करते रहो कि क्या हुआ क्लास में, क्या बातचीत हुई, इसका क्या मतलब था। क्योंकि हर सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा है ना, इट इज़ इंटरकनेक्टेड टू ईच सेंटेंस प्रेजेंट इन द एंटायर स्लाइड। सो दिस फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आप लोग की आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होगा आप लोग की इसकी अंडरस्टैंडिंग। यस शारदा। शारदा आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम। नहीं ओके। और कोई? Madam, last year also this subject was there, no? Last year? सॉरी मनीष जी, Last year also this subject was there. last year also this subject was there? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो होता ही है एवरी ईयर। सो या लास्ट ईयर दिस सब्जेक्ट वाज देयर। यस
हाँ, public international law has been in the syllabus. और किसी को कोई भी कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन पूछना, एनीथिंग? आप लोग को कॉलेज में से कोई भी बुक रेकमेंड करी है प्रोफेसर्स ने? एनीथिंग आप लोग को बोला है फॉलो करने? नो मैम। कुछ बोला ही नहीं है कि कहाँ से रेफर करना है? अच्छा, बहुत लोग के तो चालू ही नहीं हुआ है कॉलेज। ओके, इट्स नॉट या सॉरी, इट इज़ नॉट स्टार्टेड। अगर चालू हो जाए तो एक बार आप लोग अपनी फैकल्टी से भी पूछना व्हाट आर दे रिकमेंडिंग। मोस्टली तो इट्स गोइंग टू बी झाप वाला ओनली। सो अकॉर्डिंगली देखते हैं। वो सपोर्ट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम कॉलेज। अरे, तो आप फैकल्टी के पीछे पढ़ सकते हो स्टिल, वो प्रोफेसर्स का काम है पढ़ाना। यू कैन गो एंड पेस्टर देम। मैम कॉलेज में तो बोलते हैं जैप वाला और मोकल पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कॉलेज में तो फिर बोलते हैं। रेफरेंस बुक यूज करना है बोलते हैं मैम। कौन सा रेफरेंस बुक? वो सब्जेक्ट का कॉलेज शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। मेक सेंस, हाँ। पर झाप वाला मोकल तो, हाँ मोकल तो मना करते हैं। वो तो है। मैम, कैन वी गेट द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर्स? the slides are notes itself. एक सेकंड, नाम क्या? अर्चना जी, स्लाइड्स आर नोट्स देमसेल्व्स। आप स्लाइड्स देखोगे तो मैंने पॉइंटर्स के या स्लाइड्स, ये जो मटेरियल है एवरीथिंग इन क्लास जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना, ये आप लोग के पास आएगा ही। सो इसमें मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं अकॉर्डिंगली कि आप नोट्स की तरह आपको काम आए। एंड इसके अलावा आई हाईली रेकमेंड कि आप रनिंग नोट्स क्लास में बनाते रहें, क्योंकि समटाइम्स वाइल टॉकिंग ना आई से मैनी थिंग्स जो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करती। वो वाइल टॉकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप को आते रहता है। तो वैसे ऑरल्स मोरलेस यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा, वरना आप लोग बता सकते हो अगर आप लोग को कोई चीज़ में एक्स्ट्रा नोट्स या जो भी चाहिए होंगे। इफ इट्स नॉट कवर्ड एनीवेयर तो दैट आई विल प्रोवाइड। सो दैट इज़ इट आज की क्लास के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। गुड नाइट। Thank you, ma'am. Lecture was nice. Really nice. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक्स। Bye Vaishali. Thank you.